नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूपी टेट 2018 की सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आइए आज बचे हुए सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अर्थात एक छात्र है जो पढ़ रहा है और उसे कोई बुला रहा है, तो वह छात्र जो पढ़ रहा है वह किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा या फिर प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि संवेदना क्या होता है। तो संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? यह मस्तिष्क की ही एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रत्यक्षीकरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। अर्थात जो अर्थहीन संवेदना होती है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ध्वनि के कान में उत्तेजना उत्पन्न करने के परिणाम स्वरूप कान की प्रतिक्रिया ध्वनि संवेदना कहलाती है। अर्थात जो छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, जिसे बुलाया जाता है, तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है। जिसमें सबसे पहला अवस्था संवेदी गामक अवस्था होता है, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछा है। इसकी अवधि होती है 2 से 7 साल। कितना होता है दोस्तों? 2 से 7 साल। अगर यहीं पर संवेदी गामक की अवधि पूछता है तो उसकी अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। कितना? जन्म से 2 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यहाँ पर क कट गया है दोस्तों, यहाँ पर क कट गया है दोस्तों, ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। कौन सी दोस्तों? भविष्य की योजना की सूझबूझ। यह बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत, यह बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। पावलोव, बिने, चोम्स्की या फिर मास्लो। कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब है चोम्स्की। अगर हम चोम्स्की की बात करें तो यह 20वीं सदी के एक महान भाषा वैज्ञानिक थे और इनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। और चोम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देख लीजिए, जेनरेटिव ऐसे लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो थार्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे ही अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह अवस्था को इंग्लिश में गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग एज।
और यह उत्तर बाल्यावस्था में का एक क्या है, प्रमुख विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था आपका 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों से में होता है, तो यह 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण होता है, ठीक है। यानी कि इस वर्ष में बच्चों में क्या होता है, सामाजिकरण का भी गुण विद्यमान होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया था दोस्तों। तो पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। देखिए एक ही पेपर में 2 प्रश्न पियाजे से बन गए हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। ए औपचारिक संक्रिया अवस्था, बी पूर्व संक्रिया अवस्था, सी मूर्त संक्रिया अवस्था या फिर डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो पियाजे का जो तृतीय अवस्था है वह है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चतुर्थ होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे सीरियल वाइज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में योगदान नहीं देता है। ये है अधिगम की इच्छा, बी प्रेरणा, सी रुचि, डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो अगर कोई बच्चा अधिगम की इच्छा रखता है यानी कि सीखने की इच्छा रखता है तो यह क्या करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर होता है जो कि अधिगम में सहायता करता है। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी उसमें क्या करता है, सहायता करता है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट भी उसमें क्या करता है, सहायता करता है अधिगम में। किंतु विषय वस्तु का स्वरूप यह कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता है। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है दोस्तों, वह है सहायता परक व्यवहार। आइए जान लेते हैं कि सहायता परक व्यवहार किसे कहते हैं। तो समाज में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकट की परिस्थिति में उलझा हुआ देखता है तो उसे उसकी सहायता करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे ही सहायता परक व्यवहार कहते हैं। यह क्या है, यह एक सामाजिक मूल्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो यह किसके उदाहरण है, यह उदाहरण है आपके स्वतः शोध के। किसके, स्वतः शोध के। स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत प्रशिक्षण में छात्रों द्वारा स्वयं ही समस्याओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। स्वतः शोध विधि में पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण का अपना एक विशेष महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है, यह कथन किसका है। स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या इनमें से कोई नहीं। तो यह एबिंगहॉस का कथन है दोस्तों। किसने कहा है, यह एबिंगहॉस ने कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। तो आपको बताना है कि जो उनके प्राथमिक नियम हैं, ठीक है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम या डी तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम यह प्राथमिक नियमों में शामिल है, किंतु साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यह उनका गौड़ नियम है, न कि प्राथमिक नियम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क पर,
व्यवहार पर, चिंतन पर या फिर अभिप्रेरणा पर। तो यह किस पर बल देता है दोस्तों? यह बल देता है आपके व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अगर हम बात करें कि यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह पावलोव ने दिया था। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक कुत्ता पर प्रयोग किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस जानवर पर किया था? तो कुत्ता पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और यह कहाँ के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे? तो यह रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के? रूस के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था दोस्तों? बीएफ स्किनर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। डी, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब है ए, कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यही अधिगम की एक विशेषता नहीं है, जबकि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह अधिगम की विशेषता है। तथा अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यह भी अधिगम की विशेषता है। और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह भी अधिगम की एक विशेषता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों।